हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एज ए रिवीजन के तौर पर आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है तो कोण पी एस क्यू का माप आपको ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर आप एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाए, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है पी क्यू और क्यू आर ये चाप जो है इसका एक पॉइंट दे रखा है एस। ठीक है, यहाँ पर एस कोई बिंदु दे रखा है और आपको यहाँ पर पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं और तीनों कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। और आपसे पूछा गया है कि कोण पी एस क्यू की माप क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें ये पी क्यू जो है, ये पी क्यू इस वृत्त की आपको क्या दिखाई पड़ रही है, जीवा दिखाई पड़ रही है। अब आपको पता है कि जीवा द्वारा जो है वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस जीवा द्वारा बनाया गया कोण ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण भी आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसी जीवा द्वारा बनाया गया कोण ये ही है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये भी आपके पास 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोण जो है दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से अगर और भी कोण बनाए इस जीवा से इसकी वृत्त की परिधि पर, तो वो भी सारे के सारे क्या होंगे 60 डिग्री के ही होंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो यहाँ पर एक आप यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इस डायग्राम से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है वो आपको दे रखी है 1500 मीटर। तो यहाँ पर जो है एक्स अगर रेस कंप्लीट कर लेता है 1500 मीटर की, तो यहाँ पर ये वाई को जो है 100 मीटर से हरा देता है। तो यानी कि इससे 100 मीटर जो है पीछे वाई रहा होगा, यानी कि ये 1400 मीटर वाई ने रेस कंप्लीट की होगी। और इसके बाद जो है जेड को जो है ये है एक्स जो है 240 मीटर से हरा देता है, यानी कि 240 मीटर पीछे जो है जेड रहा होगा, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 1260 मीटर जो है इसने रेस कंप्लीट की होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। जब वाई जो है यहाँ पर 1500 मीटर पर पहुँच जाएगा उस समय जो है यहाँ पर z जो है वो उससे कितने मीटर पीछे होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर y जो है 1400 मीटर दौड़ा है। ठीक है, और उस समय जो है z 1260 मीटर पर था, यानी कि इससे कितने मीटर पीछे था 140 मीटर पीछे था। तो यहाँ पर अगर y जो है 1400 मीटर पर था तो उस समय जो है z जो है 140 मीटर से पीछे था। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो आप अगर पीडीएफ को फिर से भी देखें यानी कि रिवीजन जब कर रहे हो तो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर ये डाटा जो है आपको कितना गुणा दे रखा है, यानी कि 1/10 गुणा दे रखा है। तो ये 1/10 गुणा दे रखा है, यानी कि वाई अगर 1500 मीटर पर पहुँचेगा तो इसका 1/10 यानी कि इसका 1/10 गुणा कितना हो जाएगा 150 मीटर, यानी कि ये 150 मीटर से जो है जेड को हराएगा। ये 150 मीटर से जेड को हराएगा, तो 150 मीटर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऑफ को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर हम देखें तो ऑफ आएगा, तो यहाँ पर पहले ऑफ को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 25 गुणा आपके पास आ जाएगा 12 और बटे में 30, यानी कि 5 पंजे 25 और 5 का 30, 6 दूनी का 12, यानी कि ये इतना पार्ट जो है वो आपके पास 10 आ चुका है। और यहाँ पर 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और ये गुणा में 5 है, ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर गुणा। ठीक है, तो ये 5 की पावर 4 और इधर डिवाइड का निशान था और ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कट जाएगा, यानी कि ये आपके पास इतना पार्ट जो है वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 51 दे रखा था, 51 दे रखा था और बटे में यहाँ पर ये 25 आएगा और प्लस में हमारे पास 10 आया था और माइनस का 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 51 आएगा, बट्टे में 34 आएगा। ये 17 दूनी का 34, 17 3 51, यानी कि 3/2 जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप इसकी सिंपलेस्ट ट्रिक देख लीजिए, इसको 7 × 5 लिख सकते हैं। अब कोई संख्या अगर 5 से डिविजिबल होती है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट जो है उस संख्या का या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस संख्या के अंदर कौन सी संख्या को ऐड करें, इस संख्या के अंदर कौन सी संख्या को ऐड करें ताकि हमारे पास जो है यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो अगर आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये इसका यूनिट डिजिट 1 है। अगर 8 में ऐड करेंगे ये 1, तो आपके पास यहाँ पर 0 या 5 नहीं आ पाएगा, 9 आएगा। और ये 3 ऐड करेंगे तो ये 11 1, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा। और 0 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप 22 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि वो संख्या 5 से डिविजिबल है, तो वो आपके पास 7 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि ऑप्शन एक ही अब आपके पास राइट ऑप्शन बचा है। अदरवाइज आप यहाँ पर देखिए इसको एक मेथड और से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं जो है वो आपको थोड़ी छोटी दे रखी हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास 888 था, ठीक है। इसमें 35 का अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास 35 दूनी 70 आएगा, और ये शेषफल बचेगा 18, उतारेंगे 8। अब 35 का 5 गुना 175 होता है, तो ये आपके पास शेषफल बचेगा 13। अब यहाँ पर शेषफल 13 बचा है, और ये आपके पास भाजक जो था वो 35 था, तो 35 में से आप माइनस कर देंगे 13, तो यानी कि 20 की कमी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर 20 और हमारे पास आता, ठीक है, ये सॉरी 22 और आता है हमारे पास, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो 35 से कंप्लीट डिविजिबल होती है, तो ये 22 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक टॉफ़ी कंपनी 2 अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफ़ियाँ तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में 2 फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है एक कंपनी द्वारा अलग अलग वर्षों में 2 भिन्न टॉफ़ी फ्लेवर का उत्पादन 1000 पैक में टॉफ़ी, ठीक है, ये आपके पास पैक में दे रखी है। और 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन और 2019 और 2020 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच का अंतर आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 2017 का डाटा देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर 2017 के अंदर ये 20 दे रखा था, ठीक है। फ्लेवर एक्स का देखना है, अब एक्स का ब्लू वाला है तो यहाँ पर 20 ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखने की कुछ ज़रूरी है नहीं। यहाँ पर देखिए 20 और 20 का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 20 ही आएगा। और यहाँ पर आपको वाई का डाटा देखना है 2019 और 20 में, तो यानी कि ऑरेंज वाला देखना है, और ये 32 दे रखा है और ये 20 दे रखा है। 32 और 20 52 का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 26 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 6 आएगा, यानी कि संख्या आपको 1000 में दे रखी तो 6000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर रिवीजन के तौर पर जो है मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आंसर, यानी कि ये 20 और 20 का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 आएगा। और यहाँ पर ये 32 था वाई का डाटा, और ये प्लस का 20 था, और इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 26 आएगा, ठीक है। और ये इनका 20 का डिफरेंस जो है वो आपके पास 6 आएगा। अब यहाँ पर ये 6 डिफरेंस इनका आया है, ठीक है। अब संख्या आपको 1000 में दे रखी थी, ठीक है, पैक की, तो ये 6000 जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री मान लीजिए, या फिर यहाँ पर थीटा बराबर जो है 90 डिग्री रख लीजिए। आप किसी भी एक वैल्यू को पुट करके यहाँ पर इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, और 1 की पावर 4 जो है 1 होगा, यानी कि 12 गुणा 1 12 आएगा। और प्लस के अंदर सेम इसी तरह ये 0 हो जाएगा और ये 1 आएगा, और 18 गुणा 1 यानी कि 18 आ जाएगा। और यहाँ पर ये साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये मल्टीप्लाई होकर आपका 0 हो जाएगा पूरा टर्म से, ठीक है। और ये 12 + 18 बचेगा, ऐड करेंगे तो ये 30 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दे रखा 96 रुपये है, तो उस कपड़े के 147 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 120 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दे रखा है 9600 रुपये। अब यहाँ पर ये कितना गुणा दे रखा है, इसका 0 से 0 कट जाएगा, 12 98 में, यानी कि 80 गुणा दे रखा है। तो ये आपके पास 147 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 147 को अगर आप गुणा कराएंगे, 147 को 80 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 8 7 56 आ जाएगा, और हासिल आएगी 5 8 के 32 5 37 का 7 आ जाएगा, हासिल 3 आएगी, 8 3 और 11, यानी कि आपके पास आ जाएगा 11,760 रुपये जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि कैनवास अगर आप तंबू बनाएंगे तो उसके आधार में जो है कोई कैनवास नहीं लगेगा। कैनवास आपको मैं बता देता हूँ त्रिपाल होता है, ठीक है। त्रिपाल को इंग्लिश में बोलते हैं कैनवास, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कैनवास। ये इसका अगर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसका अगर ऊपर का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इसकी ऊंचाई दे रखी थी 8, और ये इसका आधार की त्रिज्या दे रखी थी आपको ये 6 इकाई की, और यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर दीजिए, चाहे आपके पास ये ट्रिपलेट से याद होगा, ठीक है। तो L बराबर यानी कि त्रियक लंबाई यानी कि ढालू लंबाई जो है वो आपके पास 10 आ जाएगी। तो πr/l वाला फॉर्मूला लगाकर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 22/7 इंटू में 6 इंटू में 10 यानी कि 22 का 132 यानी कि 1320, और डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 7 × 7, और फिर यहाँ पर 6 बचेगा, 6 उतारेंगे 2 7 8 56, और फिर 7 8 56 इतना आते ही आप यहाँ पर टिक कर देंगे 5 7 करके, इकाई आंसर आ जाएगा। बट ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जो है आपको वर्ग इकाई देना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20%
की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि उस वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी था, ठीक है, यानी कि उसका क्रय मूल्य सीपी था, तो उसको यहाँ पर 5 पर 4 की हानि हो रही है, यानी कि उसका अगर मूल्य 5 था तो उससे एक कम में ये बेची जा रही थी, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था 2000 का, तो यहाँ पर ये 2000 के बराबर हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 500 का 20 यानी कि 500 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 5 से तो ये आपके पास 2500 जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2500 रुपये वाली 3000 में बेची जा रही है, यानी कि कितने ज़्यादा में बेची जा रही है, 500 रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है। तो 500 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 2500 पर। तो ये गुणा करके 100 से परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 दूनी 50 यानी कि 20% का जो है यहाँ पर प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास देखिए 1,37,700 मत जो है उसने वैध मतों में से प्राप्त किए। अब ये वैध मत कितने होंगे, आपको पता है कि मतदाता सूची में नामांकित जो है कुल लोगों की संख्या थी 3 लाख, ठीक है, 3 लाख थी, तो ये आपके पास 3 लाख हो जाएगा। और इसका 85% लोगों ने जो है चुनाव के दौरान अपने मत डाले, तो इसका 85% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 85/100 हो जाएगा। और यहाँ पर 10% जो वोट थे वो इनवैलिड थे, यानी कि अवैध मत थे, तो यानी कि वैध मत कितने हो जाएंगे, ये 90% हो जाएगा इनका वैध मत, यानी कि ये 2 0 से ये 2 0, ये 4 0 कट जाएंगे। बट ये डाटा परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, तो गुणा भी 100 से भी कराना था, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 17 पंजे 85, यानी कि 17 से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहाँ गया ये 17 से आपको यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये 17 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपके पास 17 पंजे 85, और ये 17 से काटेंगे तो 17 8 136 और 17 एकम 17, यानी कि आपके पास 8100 आ जाएगा। जब आप इसको 9 से काटेंगे तो ये आपके पास 900 आ जाएगा। अब 900 बट्टे यहाँ पर 5 3 का 15, यानी कि 900 बट्टे 15 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 15 6 के 90 होता है, 15 6 के 90, यानी कि 60% जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर संयुक्त लंबाई की बात करें तो ये दोनों ट्रेन की, पहली ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L1 थी और दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L2 थी, ठीक है। तो ये आपके पास L1 प्लस L2 जो है ये दोनों ट्रेन की डिस्टेंस कितने समय में कवर होगी, ये आपको दे रखा है 25 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर 25 सेकंड समय दे रखा था। अब आप यहाँ पर इन दोनों चालों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रिलेटिव स्पीड देखें तो ये 34 किलोमीटर और 70 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। ये 36 किलोमीटर ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा दे रखी है ये स्पीड, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर था, बट इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5/18 से इसको गुणा भी कराएंगे तो ये 18 दूनी का 36 और ये बराबर आपको 25 सेकंड के दे रखा था, ठीक है। ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी कि L1 प्लस L2 की लंबाई जो है वो आपके पास 25 गुणा 10 यानी कि 2500 मीटर जो है वो आपके पास इन दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग आपको दे रखा है 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। तो दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, मान लीजिए वो संख्या मैं मान लेता हूँ A और B है, ठीक है। इनके अंतर का वर्ग आपको दे रखा है कितना, 324 है, यानी कि वर्गमूल करेंगे तो ये आपके पास A माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 144 और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, यानी कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना। अब इसका फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू में A प्लस का B। अब यहाँ से आप इस A प्लस बी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर A प्लस बी की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये A प्लस बी बराबर जो है ये आपके पास हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 4 इंटू में A B, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का अगर यूज़ करके आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको 324 दे रखा है और प्लस में 4 गुणा ये आपके पास 144 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 324 और इंटू में ये प्लस में आपके पास आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 एक 17 का 7 हासिल आएगी 1 और 4 एक 576। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 900 आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो A माइनस बी की वैल्यू तो आपके पास 18 थी, इंटू में ये आपके पास 30, 18 3 54 यानी कि 540 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर आपको दे रखा है डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई बी सी के समांतर और ए डी और डी बी का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है 7:9 है। यदि सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये आपको ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल सी बी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। ये त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी और सी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं। डी जो है वो ए बी भुजा का मध्य बिंदु यानी कि ये है, और ये ई जो है वो ए सी भुजा का मध्य बिंदु यानी कि ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि डी ई जो है, ये डी ई भुजा जो है वो समांतर है बी सी के, समांतर है बी सी के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ए डी और ये डी बी का अनुपात जो है 7:9 है। यदि सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि ये बिंदु आपको एफ दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है इस वाले त्रिभुज डी ई एफ और यहाँ पर सी बी एफ वाले क्षेत्रफल का अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक से समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपको त्रिभुज दे रखा था पी और ये आपको ए दे रखा था, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज दे रखा था ए बी और सी, ठीक है। और ये डी ई भुजा दे रखी थी आपको। तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि डी ई भुजा जो है ये समांतर है बी सी भुजा के। अब आपको पता है कि यहाँ पर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम कोई एक रेखा खींचते हैं तो वो जिस रेखा को यहाँ पर ए बी रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करती है उसी अनुपात में ए सी रेखा को विभाजित करेगी। ये हम जानते थे और हमें क्वेश्चन में ये इनका अनुपात दे रखा था 7:9 दे रखा था, ठीक है। यानी कि ए डी जो है आपके पास 7 दे रखी थी और ये 9 दे रखी थी। तो यहाँ पर जो है इनका अनुपात भी आपके पास 7:9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम कहती है। तो यहाँ पर जो है ये ए डी आप लिखेंगे, इसलिए ए डी का अनुपात जो है वो ए डी का अनुपात जो है वो बी डी के साथ जो था वही अनुपात होगा ए सी के साथ ए ई का अनुपात सी ई के अनुपात के साथ, ठीक है। यानी कि ये आपके पास 7:9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज के अंदर देखिए ये त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण जो है ए, ठीक है। और ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के अंदर देखिए ये वाला कोण जो है उभयनिष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, वह त्रिभुज ए बी सी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए आपको दिखाई पड़ रहा है, कोण ए बराबर कोण ए, और ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के अंदर जो है ये कोण आ रहा है, ठीक है। एक तो कोण हमारे पास ये बराबर होगा। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात देखिए। यहाँ पर ए डी का पूरी भुजा ए बी के साथ अनुपात देखिए। अब यहाँ पर ए डी तो आपको 7 दे ही रखिए, ठीक है। और पूरी भुजा 7 यूनिट या 9 यूनिट है, यानी कि 16 यूनिट जो है यहाँ पर ये पूरी भुजा हो जाएगी। इसी तरह से 16 यूनिट की ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। 16 यूनिट की ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इनका अनुपात देखें ए डी का तथा ए डी का अनुपात देखें आप इस भुजा के साथ, यानी कि पूरी भुजा के साथ ए बी के साथ। और इधर आप देखें ए ई का अनुपात पूरी भुजा ए सी के साथ अनुपात, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों ही अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 7:16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के अंदर जो है भुजाओं का अनुपात भी आपको बराबर आ चुका है। यहाँ पर देखिए इस कोण को अंतर्गत करनी चाहिए ये दोनों भुजा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि एस ए एस समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी ई जो है ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, यानी कि पूरे कंप्लीट त्रिभुज के क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। और कारण लिखें तो हम यहाँ पर बता देंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से, यानी कि एस ए एस सिमिलरिटी से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज ये समरूप हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यानी कि ये डी ई का ये बी सी के साथ, ये बी सी भी आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है। इनका अनुपात भी 7:16 हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे पास अब क्या आ चुके हैं, समरूप आ चुके हैं। तो हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए डी का अनुपात जो है ए बी के साथ था, ए डी का अनुपात ए बी के साथ था, और ए ई का अनुपात ए सी के साथ था, वही अनुपात हमारा डी ई का
ये कंप्लीट भुजा BC के साथ अनुपात आ जाएगा, यानी कि ये भी आपके पास अनुपात जो है 7:16 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए करके ये लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिए DE अनुपात 7:16 आ चुका है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देखिए लिखे बिना भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट ये तब होगा जब आपकी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं वहाँ पर एक ही डायग्राम के अंदर ये चीज़ें सारी बताता तो पूरी खिचड़ी आपके माइंड में पक जाती। तो इन चीज़ों को मैं अलग अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूँ और PDF के तौर पर ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले त्रिभुज के अंदर आप यहाँ पर देखें तो ये वही त्रिभुज है, ठीक है, ABC वो त्रिभुज है, ठीक है। और ये F पर प्रतिच्छेद कर रहे थे और ये DE यहाँ पर ये समांतर थी, ठीक है, इसके ये DE भुजा जो है ये इसके समांतर थी BC के, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये DEF जो है, ये DEF ट्रायंगल जो है ये समरूप होगा ट्रायंगल CBF के। अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ ट्रायंगल ये DEF ट्रायंगल DEF व ट्रायंगल CBF में, ठीक है। अब यहाँ पर माउस का ये कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये DEF जो है ये वाला ट्रायंगल देखना है और ये CBF जो है ये वाला ट्रायंगल देखना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो है आपको दे रखा है कि ये DE भुजा जो है ये समांतर थी BC भुजा के। अब ये समांतर थी इसलिए कोण ये E जो है ये बराबर हो जाएगा कोण B के, क्योंकि एकांतर कोण है। कोण E जो है ये बराबर हो जाएगा कोण, सॉरी यहाँ पर ये मैं पूरा लिख देता हूँ कोण का नाम, ठीक है। कोण DEF जो है ये बराबर हो जाएगा कोण CBF के। कारण लिखें तो एकांतर कोण। इसके बाद यहाँ पर ये आपको जो कोण दिखाई पड़ रहा है ये वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच में ये कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तथा ये कोण जो है DFE जो है, कोण DFE जो है ये बराबर होगा कोण CF, ये BFC के लिख देते हैं, ठीक है, BFC के। कारण लिखें तो शीर्षाभिमुख कोण, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण जो है आपके पास क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। तो दोनों कोण अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अतः ट्रायंगल जो है ये आपका DEF था, ठीक है, DEF समरूप आ चुका है ट्रायंगल ये CBF के, ट्रायंगल CBF के। कारण लिखें तो AA सिमिलरिटी से, ठीक है, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर ये आपके पास दोनों त्रिभुज क्या आ चुके हैं, समरूप आ चुके हैं। और ये दोनों त्रिभुज समरूप आ चुके हैं तो आपको पता है कि इनकी तीनों भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक थ्योरम और भी होती है, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये CBF, ठीक है, CBF, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। यानी कि ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर DE की संगत भुजा जो है, DE की संगत भुजा यहाँ पर कितनी है, DE की संगत भुजा है ये BC हो जाएगी, ठीक है। तो DE का BC के साथ अनुपात है इसका वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी देखें तो ये आपके पास ये BC जो ये DF जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर कर्सर की ओर देखिए, ठीक है, ये DF भुजा दिखाई दे रही है, इसकी जो संगत भुजा है ये CF हो जाएगी। यानी कि DF का अनुपात जो है CF के साथ इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली भुजा जो है EF का अनुपात जो है BF के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर EF का अगर हम अनुपात कैलकुलेट करें BF के साथ तो इस अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक थ्योरम होती है। तो अब हम यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट को जो है अप्लाई करेंगे। अब देखिए हालांकि होने के लिए जिसने ये कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाकी जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा उसको थोड़ी चीज़ें कम भी आई समझ में होंगी, ठीक है। तो वो वीडियो को बार बार रिपीट करके एक बार इनको फिर से देखिएगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसी कंसेप्ट का हम उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला जो है हम इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ पर लगाएंगे, ये दोनों त्रिभुज हमने क्या किए थे, समरूप सिद्ध किए थे। और ये आपके पास 7 आया था और ये आपके पास 16 आया था, ठीक है। ये आपको 7 दे रखा था, ये 9 दे रखा था, ठीक है, अनुपात। तो हम एरिया ऑफ
ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ का अनुपात कैलकुलेट करें। तो ये हमारे पास बराबर आया था कि डी ई का अनुपात, डी ई का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के साथ यानी कि बी सी के साथ अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और डी ई का अनुपात बी सी के साथ कितना आया था, 7:16। ये भी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर देखिए 7:16 ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49/256। बस आंसर तो आपका इतना ही था, बट यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर भले ही 5-10 मिनट आप इस क्वेश्चन में फालतू दिए हों, बट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और बराबर दे रखा है कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपको फॉर्मूला एक याद होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किया कुछ नहीं है, कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले गया और 1 को इधर लेकर आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला जो है आपका राइट है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्मूले को अगर देखें, कोस ए इनटू में आपको दे रखा है सेक ए, और सेक ए आपको पता है कोस ए का व्युत्क्रम होता है यानी कि उल्टा होता है। तो ये आपके पास कोस ए कट जाएगा यानी कि बराबर 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को अगर 1 को अगर इधर लाएं तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 आता, न कि टेन स्क्वायर या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये tan a की वैल्यू पुट करें यहाँ पर साइन ए अपॉन में कोस ए, और इनटू में आपको दे रखा है कोस ए, और ये कोस ए से कोस ए कट जाएंगे यानी कि बराबर साइन ए के दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 है और एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर है और क्यू वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू कोण एक्स को समद्विभाजित करता है, तो वाई क्यू अनुपात क्यू जेड क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये आपको त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये कोण एक्स को क्या कर रहा है, यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है। यह आपको बिंदु दे रखा था क्यू, ठीक है, एक्स क्यू जो है ये कोण एक्स को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, और ये आपको दे रखा है 4 और ये दे रखा है 5। अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है यहाँ पर समद्विभाजकता प्रमेय कहती है किसी कोण को समद्विभाजित करती है कोई भुजा। तो यहाँ पर इनका अनुपात जो है एक्स वाई का अनुपात जो है एक्स जेड के साथ जो है वही अनुपात होगा बराबर वाई क्यू का क्यू जेड के साथ, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक्स वाई जो है वो आपको दे रखा था 4 और ये एक्स जेड जो है ये दे रखा था 5, यानी कि वाई क्यू का क्यू जेड के साथ अनुपात जो है 4:5 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य आपको दे रखा था 4200 है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक है। तो पंखे का क्रय मूल्य मान लीजिए सीपी था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सीपी था, और यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर ये मार्क प्राइस भी आपको दे रखा है, ठीक है, ये 4200 दे रखा है, ठीक है। अब छूट आपको पता है मार्क प्राइस पर ही दी जाती है, यानी कि 5% की छूट दी जा रही है, तो यानी कि इसका 95% जो है वो इसका विक्रय मूल्य रहा होगा, और यहाँ पर 14% का प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि सीपी का जो है कॉस्ट प्राइस से 114% जो है यहाँ पर 14% अधिक इसका जो है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज ये कट जाएगा और ये आपके पास 114 इधर आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4200 और इनटू में 95 और बटे में आपके पास आ जाएगा 114। अब ये 19 से कटेगा, 19 5 95 और 19 6 114, और ये 6 से कटेगा 7 6 42, यानी कि 700 इंटू में 5 यानी कि 3500 जो है वो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11780 होगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल दे रखा है और ये आपको अमाउंट दे रखा है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है अमाउंट में से माइनस करते हैं, प्रिंसिपल तो हमारे पास आता है, यानी कि 11780 में से माइनस करें ये 9500, तो ये आपके पास 2280 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है PRT इंटू में PRT डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वह फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 9500 आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखिए, ठीक है।
आर दे रखी है, यानी कि आपके पास 8% हो जाएगी। और समय आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको मैं कैपिटल टी मान लेता हूँ और डिवाइड करेंगे 100 से, ये बराबर होगा ऐसा ही कि, यानी कि ऐसा ही आपके पास 2280 आया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए और ये आपके पास कितने से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये 5 से कटेगा तो 19 5 95, और ये आपके पास कटेगा 5 से कटेगा तो ये 500 का 20, और यहाँ पर ये 500 का 20, और ये आपके पास आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 का 30, और ये 8 से काटेंगे तो ये आपके पास 8 पंजे 40, और ये आपके पास 7 8 56, यानी कि 57 आ जाएगा। 19 से ये कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि आपके पास t इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ईयर। ओके, ये तो आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर ये ए जो है और बी के साथ मिलकर ये 10 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बी सी के साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी जो है ये ए के साथ मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यानी कि इसकी क्षमताएँ आपके पास आ जाएंगी। इसके 6 यूनिट क्षमता आ जाएगी, और इसके 12 पंजे 60 5 यूनिट आ जाएगी, और इसकी 10 यूनिट क्षमता आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ए प्लस बी जो है वो आपके पास दे रखा है मिलकर 6 यूनिट का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बी प्लस सी जो है वो आपको दे रखा है मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं। अब इन दोनों को सोल्व करें, यानी कि घटाएं इन दोनों को, तो ये आपके पास चिन्ह परिवर्तित होंगे, यानी कि आपके पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, यानी कि ए माइनस का बी बराबर आपके पास ये आ जाएगा, इनकी क्षमता आ जाएगी आपके पास 1 यूनिट, यानी कि ये दोनों मिलकर 1 यूनिट का, इनकी क्षमताओं का अंतर जो है वो आपके पास 1 यूनिट आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद सी प्लस ये बी प्लस सी आपको दे रखा था कितना? 1 मिनट, ए प्लस ए माइनस सी आएगा ना, ये ए माइनस सी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद सी प्लस ए आपके पास दे रखा है, यहाँ पर 10 यूनिट का मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो ये आपके पास ए प्लस का सी, सॉरी ये सी प्लस का ए इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से लिख लेते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट का मिलकर काम करना है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए ए अकेले कितने दिन में कार्य करेगा, तो ए को हमें बचा कर रखना है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये सी से सी कट जाएगा, यानी कि 2a की वैल्यू आपके पास इधर भी ये जुड़ जाएंगे, 11 आ जाएगा, यानी कि ए की क्षमता जो है वो आपके पास 11/2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ए जो है अकेले मिलकर काम करता है, तो यहाँ पर ए जो है अकेले मिलकर काम करता है, कितने यूनिट का काम करेगा? 60 यूनिट का, तो 60/11/2 जो है इसकी क्षमता आ जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120/11 दिन का जो है इसे समय लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x प्लस 1/x बराबर 5 है और x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इसको देखिए, यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से लिखूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इसके इंटू में आपके पास ये सॉरी यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फिर से अगर इसी फॉर्मूले को लगाएं तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पहले से ही ऊपर था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अगर फिर से फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस 1/x आ जाएगा, इंटू में x प्लस 1/x आ जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, और ये इंटू में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ऊपर था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही है? यहाँ पर x माइनस 1/x की पड़ रही है, x प्लस 1/x दे रखा है, इसी से आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, इसी से आपके पास x की पावर 4 1/x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी आप यहाँ पर रखते वक्त भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसको अलग से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 23 आ जाएगा। और ये आपके पास अगर x की पावर 4 इसी से कैलकुलेट करें, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये आपके पास 23 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 529 में से 2 घटाएंगे तो ये आपके पास 527 आ जाएगा। ठीक है, और इसी से अगर आप कैलकुलेट करें x की पावर x माइनस 1/x कैलकुलेट करें तो ये आपके पास अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस के अंदर आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि 25 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट के अंदर 21 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, अंडर रूट 21 रखेंगे, और इंटू में ये x प्लस 1/x 5 था, और ये इंटू में आपके पास 23 आया था, और इंटू में ये आपके पास आया था 527। 23 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 23 सत्य आपके पास कितना हो जाएगा? 23 सत्य आपके पास ये हो जाएगा
तो ये 23 सत्य होता है 161 का 1 आएगा, और यहाँ पर हासिल आएगी 16, 23 दूनी 46 और 16 आपके पास हो जाएगा 62 का 2 हासिल आएगी 6, और यहाँ पर 23 पंजे 115 और 6 आपके पास हो जाएगा 121, ठीक है। और ये गुणा में 5 था और ये गुणा में √21 था। 5 से और गुणा कर दीजिए तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 की बिंदी हासिल 1, 5 1 6, 5 दूनी का 10, 5 1 6, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा था ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो आपको दे रखा है 15 दिन में कार्य कर सकता है कंप्लीट। तो यहाँ पर टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा? ये 15 ए आ जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि वह केवल 2 दिन पहले दिन करता है और 2 दिन आखिरी दिन करता है, यानी कि 2 दिन ए करेगा। अब ए काम करेगा 2 दिन तक, यानी कि ए इंटू में 2, ये आपके पास 2 दिन का काम हो जाएगा। और फिर आखिरी 2 दिन के लिए और काम करने आएगा, ठीक है। तो ये 4 दिन का काम जो है 20 दिन का काम पूरा था, ठीक है। 4 दिन का काम ये ए कर चुका है। अब शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, यानी कि बी के लिए 16 दिन का काम बचा है। तो यहाँ पर ये प्लस करेंगे, टोटल वर्क के बराबर होगा, यानी कि 15 ए के बराबर होगा। इधर सोल्व करें तो ये आपके पास 16 बी आ जाएगा, प्लस का 4 ए आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 15 ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 16 बी बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 4 ए इधर घटाएंगे तो ये आपके पास 11 ए आ जाएगा, ठीक है। और बी और ए का अनुपात अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 11:16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ए की क्षमता जो है वो आपके पास 16 यूनिट आ चुकी है, बी की क्षमता 11 यूनिट आ चुकी है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 15 इंटू में 16 आपके पास कितना आ जाएगा? 16 5 80 हासिल आ जाएगी 8 और 16 8 24, यानी कि 240 यूनिट जो है टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पर ए जो है बी के साथ मिलकर अगर कार्य करता है तो मान लीजिए टी समय में कंप्लीट हो जाता है, बराबर हो जाएगा 240 के। अब यहाँ पर ए की क्षमता जो है वो आपके पास कितनी थी? 16 यूनिट थी और बी की क्षमता जो है वो 11 यूनिट थी। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 11 और 16 हो जाएगा 27, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 240। 3 से कटेगा, ये 9 3 का 27 और ये 8 3 का 24, यानी कि टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 80/9 दिन का जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई तालिका एक स्कूल में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत कितना ये आपको बताना है। तो हितांश का ये रहा, ठीक है। अब ये प्रतिशत में दे रखा है, ठीक है, डाटा ये प्रतिशत में दे रखा है डाटा टेबल के अंदर। तो ये आपके पास कुल अंकों का यहाँ पर 100 का 67% कितना होगा? 67 ही होगा। और प्लस के अंदर ये आपके पास 150 का 70% कितना होगा? ये आपके पास हो जाएगा 105। और ये आपके पास 100 का 64% 64 ही होगा। और प्लस के अंदर ये 100 का 55%, यानी कि ये 55 ही होगा। और ये प्लस के अंदर 100 का 75%, यानी कि आपके पास 75 ही होगा। जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास इसके कुल प्राप्तांक आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 75 55 कितना हो जाएगा? ये 130 हो जाएगा। 130 और 60 190 194 199 और ये 299 199 299 और ये आपके पास 306 366 आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर कुल अंक कितने थे इनको भी ऐड कर लीजिए, यानी कि आपके पास प्राप्तांक आ गए, ठीक है। ये तो थे प्राप्तांक और कुल अंक जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इनको ऐड कर लीजिए। ये 100 है और ये 150 है और ये 100 ये 100 ये 100, टोटल कितने हो गए? 550 यहाँ पर टोटल कुल अंक हो गए। 550 में से इसने 366 प्राप्त किए, प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेंगे 5 दूनी का 10 और ये 11 बार कट जाएगा। और ये आपके पास 6 दूनी का 12 आ जाएगा, 6 दूनी का 12 1 13 का 3 और 3 दूनी का 6 और एक 732 आ जाएगा। बट्टे में 11 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 6 66 और फिर यहाँ पर शेष पल बचेगा 11 6 66 और शेष पद बचेगा 7, उतारेंगे 2, फिर से 11 6 66 और 66 आते 66.55% जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी समान रूप से कार्य कुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा करता है। तो यहाँ पर समान रूप से कार्य कुशल है, यानी कि ए और बी की क्षमता का जो अनुपात है वो आपके पास 1:1 है, ठीक है। और ये 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क जो है वो आपके पास 30 इंटू में ए कर लो चाहे या 30 इंटू में बी कर लो, ये आपके पास 30 यूनिट ही टोटल वर्क आएगा, ठीक है। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के बाद कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, ठीक है। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया
था तो कार्य किस तिथि को पूरा हुआ। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दिन, पहले दिन का, ठीक है, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का। ए तो यहाँ पर तीसरे दिन भी करेगा, चौथे दिन भी करेगा, बट पाँचवें दिन ये अवकाश करेगा और ये छठे दिन का फिर काम करने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दिन का टोटल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ए का डाटा देखिए, ए पहले दिन 1 यूनिट का काम करेगा क्योंकि इनकी क्षमता 1 यूनिट दे रखी है, ठीक है। दूसरे दिन 1 यूनिट, तीसरे दिन 1 यूनिट, चौथे दिन भी 1 यूनिट, पाँचवें दिन ये छुट्टी करेगा यानी कि 0 यूनिट का काम करेगा, छठे दिन 1 यूनिट। इसी तरह से बी आएगा तो यहाँ पर ये 1 यूनिट का काम करेगा, 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट और फिर 1 यूनिट, छठे दिन ये छुट्टी करेगा, ठीक है। तो इनका टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा और ये भी आपके पास 2 यूनिट आ जाएगा, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है कुल। तो यहाँ पर 6 दिन के अंदर जो है वो कुल जो है यहाँ पर 4 दूनी का 8 तो 10 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। टोटल हमें 30 यूनिट का काम करना था यानी कि 3 से इसको गुणा कराएं तो ये 30 यूनिट आ जाएगा। इधर भी हमें 3 से गुणा कराना होगा यानी कि 18 दिन के अंदर जो है ये 30 यूनिट का जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 18 दिन जो आया है ये आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 अगस्त को कार्य करना शुरू करते हैं, तो 1 अगस्त दिन वाला 7 में काउंट होगा, ठीक है। 1 में आप 18 मत जोड़ देना, नहीं तो 19 अगस्त गलत करके आ जाओगे और 1 से काउंट करोगे तो ये आपके पास 18 अगस्त राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी है, 64 केजी से ज़्यादा लेकिन 74 केजी से कम है, उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है। देखिए यहाँ पर राघव है, ठीक है, और इसके अनुसार जो है इसका वेट जो है 64 केजी से ज़्यादा है बट 74 केजी से कम है, ठीक है। अब उसकी बहन आती है, राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से ज़्यादा नहीं है, 60 किलो से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर वो 64 से ज़्यादा इसका मतलब 60 किलो से भी ज़्यादा है तो ये वाली बात तो ट्रू हो जाती है, ठीक है, सही हो जाती है। लेकिन 69 किलो से कम है तो ये इस वाली बात का विरोध करती है कि 74 किलो से कम है, ठीक है। तो ये कह रही है कि ये 69 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, 69 किलो से कम ही होगा, ठीक है, उसकी बहन ने कहा। फिर उसकी माँ आती है कि उसका वज़न 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर इसका वज़न 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता तो यहाँ पर इसकी माँ ने कहा कि इसका वेट जो है 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता बट 68 किलो तो हो सकता है, तो ये बराबर भी हो जाएगा 68 किलो के, ठीक है। इसके बाद उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि उसके पिता ने कहा कि उसका वेट जो है वो 67 केजी से ज़्यादा नहीं हो सकता बट या तो 67 केजी से बराबर होगा या फिर 67 केजी से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संभावित वेट जो है वो राघव का कितना निकल कर आया, 67 से कम होगा या बराबर होगा और 64 से ज़्यादा होगा। तो संभावित वेट की बात करें तो ये 64 से ज़्यादा, 64 को साथ में नहीं लेना, यहाँ पर 64 से ज़्यादा यानी कि 65 और उसके बाद 66 और उसके बाद 67 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर 67 को साथ में काउंट करना है, ठीक है। अब इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास इन तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपके पास 20 में एवरेज होगा, ठीक है, इनका एवरेज होगा, ठीक है। ये आपके पास इनका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। चाहे तो आप इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो भी आपके पास आंसर 66 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, तो इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो जहाँ पर भी इस तरह का कंसेप्ट आपको दिखाई पड़े तो ए बराबर बिना सोचे समझे ए बराबर बी बराबर सी कर देना और इन तीनों को आप एक मान सकते हैं। जब एक यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17 और बट्टे में हो जाएगा 17 प्लस 9 प्लस 15। ऊपर ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा और नीचे भी आपके पास 41 आ जाएगा। 41 से 41 कटेगा यानी कि 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है साइन 5x माइनस 25 डिग्री और बराबर कोस 5y प्लस का 25 डिग्री है, जहाँ 5x माइनस 25 डिग्री और 5y प्लस 25 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, तो x प्लस y का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि साइन थीटा 1 हो और कोस थीटा 2 हो, दोनों की वैल्यू कब बराबर होती है, जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होती है, क्योंकि 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास बराबर होती है 1/√2। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले कोण को मान लूँ, इस वाले कोण को जो है थीटा 1 मान लूँ, ठीक है, और इस वाले कोण को जो है मैं थीटा 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपके पास थीटा 1 और प्लस थीटा 2 करेंगे तो यहाँ से तो आपके पास 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, यानी कि आपके पास 90 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें थीटा 1 और थीटा 2 की तो ये आपके पास थीटा 1 कितना दे रखा था 5x
और माइनस का 25 डिग्री और प्लस के अंदर 5y और ये प्लस का 25 डिग्री आएगा और ये बराबर 90 डिग्री क्या हो जाएगा। ठीक है, 25 से ये 25 कट जाएगा, 5 कॉमन आएगा, यानी कि ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का y बराबर आपके पास 90 डिग्री और ये 18 पंजे 90 होता है, यानी कि x प्लस y की वैल्यू जो है वो आपके पास 18 डिग्री आ जाएगी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।